प्रस्तुत है हिंदी की मासिक साहित्यिक पत्रिका परिमल। इस कार्यक्रम में आज आप एक परिचर्चा सुनेंगे। विषय है हिंदी साहित्य में नारी चिंतन। इस परिचर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र तोकी, डॉक्टर सुरेश नायक, डॉक्टर अजय शर्मा व डॉक्टर तरसेम गुजराल। नमस्कार। परिमल कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय रहेगा हिंदी साहित्य में नारी चिंतन। इस पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ साहित्यकार, चिंतक, आलोचक, कवि डॉक्टर राजेंद्र टोकी, वरिष्ठ साहित्यकार, उपन्यासकार, कवि श्री तरसेम गुजराल जी, वरिष्ठ पत्रकार, उपन्यासकार डॉक्टर अजय शर्मा जी और मैं डॉक्टर सुरेश नायक। आपके समक्ष आज हिंदी साहित्य में नारी चिंतन के क्या विभिन्न रूप रहे हैं और हैं, उन पर बात होगी। तो इस विषय में बातचीत करने के लिए सभी महानुभावों का स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। विषय प्रवेश करते हुए सर्वप्रथम ये जानेंगे कि वैश्विक परिदृश्य में औद्योगिक क्रांति आने पर और 19वीं सदी में जो हमने देखा फ्रांस की क्रांति हुई, आधी दुनिया जागृत हुई। आधी दुनिया यानी नारी, स्त्री शिक्षा का बोलबाला हुआ और स्त्री अस्मिता को केंद्र में रखकर संगठित रूप में स्त्री साहित्य रचना आंदोलन रूप जो ब्रिटेन अमेरिका से शुरू हुआ, भारत में हम देखते हैं 20वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार से बहुत ही व्यापक रूप में हुआ और आज हम उसका एक प्रभावशाली रूप देख रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं डॉक्टर राजेंद्र टोकी जी आपसे यह जानना चाहूँगा कि जो नारी चिंतन की सुदीर्घ परंपरा है हिंदी साहित्य में, इस विषय में आपके क्या विचार हैं? देखिए सुरेश जी, ऐसा है कि जो नारी चिंतन है इसको हमें थोड़ा व्यापक और थोड़ा संकीर्ण दृष्टि से देखने की ज़रूरत है। दो रूप होते हैं जी। एक तो है नारी का शोषक रूप, वो शुरू से चला आ रहा है। चाहे आप कबीर ले लो, चाहे आप तुलसीदास ले लो, चाहे आप प्राचीन साहित्य ले लो, उसमें शोषण की बात मिलती है। आज के उपन्यास और कहानी में तो है ही है, उसमें बहुत व्यापक हो गया ये सारा। लेकिन जहाँ तक नारी चिंतन का सवाल है, वो जो है वो अगर मुझसे आप पूछे तो मुख्य रूप से 20वीं शताब्दी की देन है, क्योंकि जब नारी को शिक्षा का अधिकार मिला, नारी को जब घर से बाहर निकलने का अधिकार मिला, तब उसके मन में अपने प्रति, अपने समाज के प्रति और समाज का जो दृष्टिकोण उसके प्रति है, उसके प्रति प्रतिक्रिया होनी शुरू हुई और तब नारी चिंतन की उद्भाव होता है। लेकिन इसमें दो चीज़ें ज़रूर हमें देखनी चाहिए। अगर दृष्टिकोण देखना हो तो दृष्टिकोण आपको कबीर में भी मिलेगा नारी के प्रति, वो नकारात्मक भी है, सकारात्मक भी है। तुलसीदास के यहाँ भी मिलेगा, वो भी नकारात्मक है और सकारात्मक है। बिल्कुल ठीक है। और सूरदास के यहाँ आपको नारी का समर्पण रूप मिल जाएगा और नारी का थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं तर्कशील रूप भी आपको दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन जब आप रीतिकाल में आते हैं तो एक समन्तवादी दृष्टिकोण हमारे सामने आता है, जिसमें नारी का चिंतन उभर कर सामने, नारी विषयक चिंतन उभर कर सामने नहीं आता, केवल नारी एक भोग्य वस्तु के रूप में आती है। लेकिन 20वीं शताब्दी में आते आते जब स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, थियोसोफिकल सोसाइटी, आर्य समाज का उद्भव, ये सारी चीज़ें होती हैं। जी बिल्कुल, जी, ये सारे लोग जब उठते हैं, ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी, जी बिल्कुल, राजा राम मोहन राय, ये सारे लोग, ये सभी लोगों के एक सम्मिलित प्रयास से नारी के प्रति एक अजीब सा दृष्टिकोण समाज में परिवर्तित होता है और नारी अपने बारे में भी चिंतन करने लगती है। धीरे धीरे सती प्रथा समाप्त होती है, विधवा विवाह का समर्थन मिलता है और शिक्षा का अधिकार प्राप्त होने लगता है। तब नारी के अंदर चिंतन की धारा प्रवाहित होती है और नारी का चिंतन जो है वो प्रखर होता है। एक बात रह गई जो बड़ी महत्वपूर्ण है, 20वीं शताब्दी में जब नारी चिंतन की बात होती है तो मेरी दृष्टि में सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई पुस्तक आती है तो वो महादेवी वर्मा की श्रृंखला की कड़ियाँ हैं। 1942 में प्रकाशित ये पुस्तक आज भी मील का पत्थर है। बिल्कुल। और मैं एक बात बिल्कुल दावे से कह रहा हूँ
कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर नारी को देखना है तो आपको श्रृंखला की कड़ियां से गुजरना पड़ेगा। उससे आगे और एक चीज जाते जाते उसके बस बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ी नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गुजराल साहब आप। और एक बात और कि विश्व नारी चिंतन में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई किताब मानी जाती है तो वो शिवानंदी बुआ की द सेकंड सेक्स मानी जाती है। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि वो सेकंड सेक्स जो है वो 1949 में प्रकाशित होती है और वो पश्चिमी नारी की बात करती है। लेकिन अगर आपने भारतीय नारी की बात करनी है तो श्रृंखला की कड़िया से होके ही जाना पड़ेगा। महादेवी वर्मा का ये बहुत महत्वपूर्ण सही ग्रंथ। कहा बिल्कुल आपने। सही। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो गद्य विधाओं का बोलबाला हुआ और 90 का दशक अपने आप में बहुत ही निर्णायक रहा है। इसमें बहुत सारी उपन्यासकार और कथा लेखिकाएं भी रही हैं। तो इन सब ने जो एक अलग भाषा गढ़ी, एक अपनी बात को कहने का एक उनके पास एक अलग मुहावरा था। गुजराल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पुरुष लेखक और स्त्री लेखक नारी चिंतन को किस रूप में लेते हैं, इनमें क्या अंतर आप महसूस करते हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत से पुरुष लेखकों ने भी महिला के प्रश्न उठाए हैं और बड़े जोरदार तरीके से फिक्शन में उठाए जी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रेमचंद ने उठाए हैं, हाँ। यशपाल वर्मा ने उठाए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि 1877 के समय में भाग्यवती उपन्यास हमारे सामने आया था, जो बिल्कुल, श्रद्धाराम फिल्लोरी का रचा हुआ है। जी उसमें उसने नारी शिक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बातें कही हैं और उस समय उसके बाद लोग दहेज में इस किताब को देने लगे थे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक स्त्रियों है। के बहुत बढ़िया। और और गुजरात बंग साहब ये महिला ने- देखिए कि पहला उपन्यास ही नारी के ऊपर पहला उपन्यास नारी पर भाग्यवती भाग्यवती। श्रद्धाराम फिल्लोरी का। और बंग महिला ने 1905 में ये कह दिया था कि स्त्री का जीवन यात्रा रसोई घर से शुरू होकर बेडरूम तक खत्म हो जाती है। जी ये 1905 में कह दिया था, ये तब की बात है। तब की बात है। तो जो आप वहाँ 9वें दशक तक आ रहे हैं, मैं वहाँ तक भी आऊँगा। जी। पहले मैं ये बता दूँ कि 20वीं सदी के अंतिम दशक तक स्त्री की शिक्षा का अर्थ जो था वो ये था कि आर्थिक ज़रूरत पूरे होने पर बीएड की डिग्री का लाभ उठाकर घर के सामने वाली लड़कियों की पाठशाला में अध्यापन करना शुरू कर दो। जी और शादी के बाद नौकरी का फैसला तो ससुराल वालों का था। तो इस तरह की आज़ादी खुलकर नहीं थी। लड़के यूपी में वही लड़की पसंद करते थे। और अब शोधों के डर से परिवर्तन जो आया वो ये है कि बेंगलुरु में बैठकर एक लड़की शोधों की शिकायत दर्ज करवाने के लिए मोबाइल सॉफ्टवेयर बना रही है बहुत बढ़िया। कि वो शोधों की शिकायत आप मोबाइल पे कर सकते हो। 90 में मलिकाबाद के गांव में महिला मंडल ने 27 निरक्षर औरतों को ट्रैक्टर सिखाना सिखा दिया। 90 का दशक में मैं आता हूँ। प्रेमचंद का उपन्यास आप सेवा सदन देखिए, उसमें वो जो गजादार है वो अपनी पत्नी को एक वक्त में आकर कहता है चली जा मेरे घर से रांड। तो वो आगे से कहती है कि मुझे घर में नहीं रखना चाहते तो बता दो, तुम मेरे अंदाता नहीं हो, जहाँ मजदूरी करूँगी वहीं कमा कर खा लूँगी। ये विद्रोह का स्वभाव, ये विद्रोह जो Yes, नारी yes, है ये ये विद्रोह का प्रेमचंद ने स्वभाव। दिखाया जी। है सेवा सदन में। जी बिल्कुल। और यशपाल की दिव्या को देखिए आप, धर्म का आश्रय उसके पास नहीं है और ये उसे बताया जाता है कि मठ का आश्रय नहीं है। उसे बताया जाता है ये तभी हो सकता है जब पिता पति पुत्र की अनुमति हो। उसको ये कहा जाता है कि वेश्या एक स्वतंत्र नारी है देवी। और फिर जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का मुर्दाघर लो, वो तो वेश्याओं की समस्या को लेकर इतना विकट उपन्यास है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं पढ़ते हुए। बिल्कुल जी। बिल्कुल और हिंदुस्तान में आज तक 10 कालजयी उपन्यासों में उसको गिना जाता है। तो ये जो 9वें दशक की जो तहाँ तक हम आए हैं, वहाँ तक आते आते मनु मडारी, कृष्णा सोबती, राज्य सेठ, चित्रा मुदगल, उषा प्रियवदा, इन्होंने अनेक कहानियों और उपन्यासों में स्त्री के दर्द, स्त्री की अपेक्षाएं, स्त्री का रुदन का स्वर और स्त्री जो बाहर निकल रही है अपने दायरों से, श्रृंखलाएं तोड़ रही है, उसको सामने लाई गया। जी। ये तो आज ये की देखिए, आज सारे हिंदी साहित्य का परिदृश्य है। जी, नारी बिल्कुल ने ठीक है, जो बिल्कुल। नारी ने एक देह रूप में और एक उच्छृंखल दृष्टि के रूप में भी अपने अभिव्यक्ति को उपन्यासों में, कहानियों में हम देखते हैं व्यक्त किया है। तो इसमें बोल्डनेस बहुत है। नासिरा शर्मा हैं, कुसुम अंसल हैं, मेहरुनिसा परवेज़ हैं, मृणाल पांडे हैं, प्रभा खेतान हैं। कृष्णा सोबती की अगर आप भाषा देखते हैं तो उनकी भाषा में भी एक बहुत डायरेक्ट वो अपनी बात पे आती हैं। ए लड़की मैं बात करूँ
तो यह लड़की उपन्यास, इसको छोटा उपन्यास है, लंबी कहानी कहें, तो उसमें स्त्री अपने मन की बात कैसे करे, इस पर वे केंद्रित हैं। घरेलू काम छोड़ा, गांव की औरत है, चक्की में कोल्हू के बैल की तरह पीसी। कभी वो घर से स्वतंत्र हुई, सैर करने के लिए निकली, बाहर की सड़कों का उजाला देखती है, समुद्र की अथाह गहराई देखती है, तो वो अपनी बेटी को आगे समझाती है कि स्त्री को प्रकृति से जुड़ना चाहिए, प्रकृति स्त्री का विस्तार है। लेकिन उधर पितृसत्ता नारी को उसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल वो ठीक बेटी है। को अपने स्व के आनंद के लिए काम करने, ये देखिए, ये जो नारी, आपने प्रभा खेतान का नाम लिया, जी मृणाल पांडे का नाम लिया, इन दोनों ने स्त्री विमर्श के लिए भी काम किया है। जी नहीं, वो दोनों की स्त्री विमर्श पर किताबें हैं। वो मैं करूंगा अभी जी, बात जी। थोड़ी। जी डॉक्टर अजय शर्मा, आप स्वयं उपन्यासकार हैं। जी जी। तो इस सारे परिदृश्य में स्त्री को केंद्र में रख करके उसकी वैचारिकता को किस प्रकार से एक विकास के परिदृश्य मिले? देखिए, विकास का परिदृश्य ये है, तरसेम जी ने बातें की, टोकी जी ने बातें की, आपने बात की कि नारी बात करते करते अब बोल्डनेस पर आई है। जहाँ तक बोल्डनेस का सवाल है, आपने कृष्णा सोपती की बात की। अगर मैं कृष्णा सोपती की मित्रों मरजानी की बात करूँ तो वो एक बोल्ड उपन्यास है और बहुत बहुत ज़्यादा बोल्ड उपन्यास है। उससे ज़्यादा बोल्ड उपन्यास मुझे लगता है कि नहीं हो सकता, और क्लासिकल उपन्यास है, उसकी भाषा वाकई सरल है। अगर हम उसके बाद नासरा शर्मा की आपने बात की, नासरा शर्मा की कहानी है दूसरा ताजमहल। दूसरा ताजमहल में एक शादीशुदा औरत एक शादीशुदा आदमी के साथ रात को घर से भाग जाती है। मतलब ये इस तरह की बोल्डनेस हमें ख़राब भी कर रही है। कहीं ना कहीं बोल्डनेस के नाम पर हमें बहुत कुछ अश्लील भी परोसा जा रहा है। अगर आप बात करें, बहुत सारी महिलाएं लेखिका हैं जिन्होंने बोल्डनेस के नाम पर अश्लीलता भी परोसी है। जैसे वो मैंने सही। शुरू में ही कहा था जी, सही है। नकारात्मक और हाँ सकारात्मक बिल्कुल, ये पहलू दोनों इसका दृष्टिकोण है। देखिए, हमने आज़ादी ली, हमने सब कुछ लिया, जी। हमने दर्द सहने के बाद जिस पीड़ा को उन्होंने झेला, उस पीड़ा को उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी स्व जो उन्होंने लिखी उनमें तो खुलकर उन्होंने लिखा है। जी। चाहे आप प्रभा खेतान ले लें, चाहे आप गुड़िया भीतर गुड़िया इसकी जो मैत्री पुष्पा की वो ले लें। अच्छा, फिर मैं बात करता हूँ, अगर हम अनन्या से अनन्या तक, हाँ। उसमें भी ये सारी बातें जो बहुत खुलकर आई हैं। मुझे ये नहीं समझ आती कि अपने बेडरूम के प्रेम प्रसंग दूसरों को बताने का क्या फायदा है। उससे पाठक क्या ग्रहण करेगा? उससे कोई भी जो सुनेगा उससे ग्रहण क्या इसी को आज़ादी कहते हैं? ये प्रश्न ये उठता है कि क्या इसमें कोई चौंकाने का क्या मतलब? हमें बिल्कुल है, वो भी है। जो चौंकाने आपने, वाला। अजय जी, सवाल उठाया है जी। ना, ये इस समय तो खैर इसके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी बहस हो नहीं, सकती मेरा है। मतलब एक सेंसेशन नहीं, क्रिएट करना तो आप- काम नहीं है ना। आप ठीक कह रहे हो, जी। लेकिन ये विषय जो है ना, जी। इस विषय पर तो अलग से चर्चा होनी चाहिए। चलिए ठीक है। कि- नहीं, बोल्डनेस पर नहीं, बात हुई तो हाँ, मैंने की। बोल्डनेस तो है। बोल्डनेस इसलिए इस एंगल से भी है जी। अजय जी के नारी ने वो जो रूढ़िवादी विचारधारा है उसको तोड़ा है। अब मृणाल पांडे की बात कर रहे हाँ, हैं। ये मृणाल भी पांडे की boldness बात है। अभी हुई है तो उन्होंने तो एक कहानी लिखी थी बहुत पहले, सारिका में जहां इसमें प्रकाशित हुई थी, वाइफ स्वैप पर कहानी थी। जी। वाइफ मतलब इस तरह की बोल्डनेस और आई, ये जो जो अभी मल्टीपल जो हमारे जो मेट्रोपोल सिटीज है ना, जी। उनमें इस तरह की बोल्डनेस आई, उसको देखकर कई बार घिन होती है। नहीं, वो सारा ठीक है अजय शर्मा जी। ये जो उन्होंने कही ना, ये लड़की की बात, जी। अगर आप ध्यान से उस छोटे से उपन्यास जी, को मैंने पढ़ा पढ़ा है, ना, मैंने पढ़ा हुआ है। आप देखोगे कि उसमें बिल्कुल नए दृष्टिकोण से बात हो बात हो रही रही है। है, और बिल्कुल। कौन कर रही है? वो बूढ़ी औरत कर रही है जो मृत्यु के करीब है। बिल्कुल। वो ऐसी बातें कर रही है जिसे जी। आप बोल्डनेस का नाम दे सकते हो बड़े आराम से। बिल्कुल दे सकते बड़े हैं। आराम से बिल्कुल देना ही और पड़ेगा। इतनी बड़ी बोल्डनेस सर, देना ही आप पड़ेगा। ये ना कहें कि मित्रों मरजानी में ही है। नहीं, सब ये लड़की में भी ये है, लड़की में लेकिन भी है, बिल्कुल है। दृष्टि बात अलग लेकिन तरीके से है। जो ग्रामीण अंचल में मित्रों मरजान जिस पृष्ठभूमि से हैं उसके मुताबिक ये बोल्ड ही कहा जाएगा। बिल्कुल बोल्ड है। बिल्कुल बोल रहे हो। देखिए, महफिल उनकी, साकी उनका, आंखें अपनी, बाकी उनका, ये पंक्तियाँ कहीं ना कहीं जो नारी लेखिकाओं के हृदय का चीत्कार बन करके उभरी हैं। वो अपनी बात कहना चाहती हैं, महफिल लेकिन उनकी नहीं थी। महफिल उन्हें बाद में मिली, साकी किसी और का था, आंखें उनकी थीं, लेकिन विजन किसी और का था। अगर मैं बात करूं पुष्पा मैत्रेयी के जो उपन्यास है विजन है, तो उसमें भी एक देखो अभिजात्य वर्ग कैसे दमन कर रहा है निम्न वर्ग का या मध्य वर्ग का। एक आई सर्जन है, लेकिन वो पढ़ी लिखी होने के बाद भी उसको इस बात का अवकाश नहीं कि वह एक रिसेप्शनिस्ट बन के रह जाती है अपने ही ससुर के हॉस्पिटल में। जी।
रीज़न क्या है? क्योंकि दोयम दर्जे का बर्ताव नारी के साथ किया जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र टोकी जी, आप ये जो दोयम दर्जे का नारी के साथ बर्ताव किया जाता है, इसमें जो नारी के विद्रोह के स्वर उभरे हैं, उस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, बात ये है कि जो बातचीत हम कर रहे हैं उसमें दो चीज़ों को हमें सामने रख के चलना पड़ेगा। जैसे अभी गुजराल साहब बात करने लगे थे कि एक तो है उपन्यासों, कहानियों और कविताओं में नारी का चिंतन। जी वो उपन्यासों में उभरता है, कहानियों में उभरता है, कविताओं में उभरता है, नाटकों में भी उभरा है नारी के प्रति जो चिंतन है। जैसे मैं उदाहरण ले लेता हूँ, नाटक का एक भीष्म सानी का माधवी नाटक है। हाँ। उसमें नारी शोषण का बहुत ही माइन्यूट चित्रण, बड़ा बारीक चित्रण किया मोहन है। राकेश का आधे अधूरे, एक तो ये हुआ मोहन राकेश का आधे अधूरे। जी, वो मतलब वो है ना, मैंने कहा कि जितने भी विधाएं हैं उनमें तो ये है, एक तो है ये। दूसरा है कि कुछ नारी लेखिकाओं ने नारी के प्रति चिंतन के ऊपर पुस्तकें लिखी हैं। तो उनका उल्लेख जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी। जैसे सबसे पहले मैं प्रभा खेतान का नाम लेता हूँ। प्रभा खेतान ने बाजार के बीच बाजार के खिलाफ एक किताब लिखी, नारी चिंतन पर ये उपनिवेशवाद। दूसरी, हाँ, उपनिवेश में स्त्री। दूसरी ये किताब लिखी। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने ये सीमांती बुआ की जो किताब है सेकंड सेक्स, उसका हिंदी में अनुवाद किया। ये ठीक है कि प्रभा खेतान के ऊपर अस्तित्ववाद का प्रभाव ज्यादा है, लेकिन उन्होंने नारी विमर्श पर बातचीत की। दूसरी लेखिका जो है वो नासिरा शर्मा है। उन्होंने दो किताबें लिखी, नारी की दुनिया और औरत के लिए औरत। हाँ जी, हाँ जी। ये किताब भी उन्होंने लिखी। ये चिंतन है, मतलब एक तो हो गया ना विधाओं में, और एक बाकायदा सैद्धांतिक धरातल पर, चिंतन के धरातल पर बातचीत की गई नारी चिंतन के बारे में। मृणाल पांडे और अनामिका की भी किताबें जी हैं। एक मिनट। और तीसरा ये है, सुजाता की किताब है, दुनिया में औरत और आलोचना का स्त्री पक्ष। ये दो किताबें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। फिर अनामिका की किताबें हैं। अनामिका ने स्त्री मुक्ति की सामाजिकी, स्त्री विमर्श की उत्तरगाथा, स्त्री विमर्श का लोक पक्ष, ये सारी लिखी। और एक मैं जरूर उल्लेख करना चाहूँगा, हंस पत्रिका के साथ जुड़ी रही हैं अर्चना वर्मा, और उन्होंने नारी विशेषांक निकाले हैं। बिल्कुल। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये तो हुई स्त्री चिंतन। अभी आपने कहा मृदुला गर्ग हैं ऐसे तो, और बाकी मैत्रेयी पुष्पा हैं। इन्होंने अपने निबंधों में नारी चिंतन की बात की। कृष्णा सोबती ने भी अपने निबंधों में इस तरह की बात की है। पुरुष लेखकों की बात अगर हम करें, देखिए उपन्यासों और कहानियों में तो बात हो गई, प्रेमचंद की बात आपने कर दी, तो आपने बात कर दी। तो लेकिन पुरुष लेखकों में एक तो राजेंद्र यादव ने किताब लिखी थी पुरुष की दृष्टि में औरत, जो पुरुष स्त्री विमर्श के ऊपर है। दूसरी किताब उसने प्रभा खेतान के साथ मिलकर लिखी थी, पितृसत्ता के नए रूप, स्त्री और भूमंडलीकरण। बिल्कुल। और एक तीसरी किताब का जिक्र करना चाहूंगा, जगदीश्वर चतुर्वेदी की स्त्रीवादी साहित्य विमर्श। मैं कहना ये चाहता हूं कि केवल विधाओं में ही नहीं, उपन्यास, कहानी, नाटक, कविता में ही नहीं, चिंतन में भी आज नारी चिंतन की बात। आपने चिंतन की बात की तो सविता सिंह कवित्री हैं। वो निरंतर संघर्ष, खोज और भारतीय समाज की स्थितियों में उनका अध्ययन करके अपना एक अलग संसार नारी कैसे रच सकती है, इस पे बात करती हैं वो। क्योंकि खुद कवित्री हैं, उनकी ये बहुत ही चर्चित कविता है, मैं किसकी औरत हूँ, कौन है मेरा परमेश्वर, किसके पांव दबाती हूँ, किसका दिया खाती हूँ, किसकी मार सहती हूँ। और इसके उत्तर में वो नकार करती हैं गुजराल साहब कि मैं अपनी औरत हूँ, अपना खाती हूँ, जब जी चाहता है तब खाती हूँ, मैं किसी की मार नहीं खाती, मेरा परमेश्वर कोई नहीं। स्वाभिमान है, स्वाभिमान है। ये जो अजय जी आप बात कर रहे थे बोल्डनेस की, ये क्या कम बोल्ड है? बिल्कुल। विद्रोह नारी ने आज जो रूढ़िवादी बिल्कुल विचारधारा है, चाहे वो पति को परमेश्वर मारने की बात हो, चाहे पति के अत्याचार की बात हो, चाहे समाज के अत्याचार की बात हो, चाहे शिक्षा न देने की बात हो, उसके प्रति वो बाकायदा विद्रोह का स्वर उठा रही है। और सिर्फ ये हुआ है शिक्षा से।
और ये विद्रोह चिंतन के बगैर नहीं आ चिंतन के सकता था। बगैर जैसे नहीं आ आप कात्यायनी की बात करते हैं तो हाँ, जमीन कात्यायनी। से जुड़ी हैं वो दुर्ग द्वार पर दस्तक और कुछ जीवंत कुछ ज्वलंत उनके निबंध संग्रह हैं। और उनकी जो कविताएं हैं वो तो हम जानते हैं। अरे सात उनकी वो भाइयों के कविता बीच तो देखो, चंपा, हॉकी खेलती लड़कियां, हॉकी खेलती लड़कियां। जी। कविता जी, कमाल जी, की जी, कविता है। बहुत जी, ही अच्छी। गुजराल साहब इस पर लड़कियां कुछ बाहर बात निकल करें। रही हैं और गेम्स में हिस्सा ले रही हैं जी। और अपने आप को उन्मुक्त महसूस कर रही हैं। जी। ये क्या कम है? बहुत बढ़िया। सात भाइयों के बीच चंपा उनकी हाँ, कविता वो भी है। कमाल की है। यस। और यहाँ देखिए जया जादवानी की कविता एक पूरा उद्घोष है। वो कहती हैं अपनी कविता में, एक दिन औरत का दिन होगा, एक दिन वह खिलाएगी दूध से सनी रोटियां दुनिया के सारे बच्चों को, वह चलना सिखाएगी सारी सभ्यताओं को। और बाद में कहती हैं वो स्थगित कर देगी सारे युद्ध सारे धर्म। अब इससे बड़ा चिंतन क्या होगा? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो गुजराल वही- साहब इसमें हमने आप स्त्री आगे चिंतन में जी। स्त्री भाषा को लेकर जितना काम हुआ है जी जी उसको हम थोड़ा इग्नोर कर छूट गया, मतलब हमसे। भाषा पर बात करेंगे। रोहिणी अग्रवाल ने ये काम किया है, जी हमारी लोचक रोहिणी अग्रवाल ने ये काम किया है। जी वो कहती है कि स्त्री विमर्श पुरुष को गरिया कर स्त्री की हीन और कारुणिक स्थिति को मजबूत करने का मंच नहीं है। ये पितृसत्ता द्वारा पोषित पूर्वाग्रहों को, माइंडसेट को झकझोर कर जेंडर न्यूट्रल समाज की संरचना का स्वप्न है जो स्टीरियोटाइप्स को तोड़े बिना संभव नहीं है। बिल्कुल बहुत ठीक बढ़िया, है, बहुत बिल्कुल ठीक है। बढ़िया। देखिए मैं आप बिल्कुल गुजराल साहब आपकी बात से सहमत हूँ। बल्कि मुझे याद आया, अगर आप भाषा की बात करेंगे तो भाषा को तोड़ने का दो लेखिकाओं ने बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। एक तो कृष्णा सोबती ने भाषा को तोड़ा बहुत ज्यादा। दूसरा मैंने देखा मृदुला गर्ग ने तोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल मृदुला गर्ग की जो भाषा है वो बिल्कुल आम जैसी सामान्य सी भाषा होती है उससे हटके है, और उसमें विद्रोह का स्वर बकायदा दिखाई पड़ता है। आप राजी सेठ के फिक्शन में उनकी हाँ, भाषा राजी देखिए। साथ सेठ में भी वो एक तरह के आदर्श और संस्कृति को लेकर भी अनभिज्ञ नहीं है। दूसरा वो भाषा की तलाश करती हैं, भाषा की तलाश करती। अपने कथा के अनुरूप नई भाषा लेकर आती हैं। मैं गुजराल साहब एक बात और जोड़ूं इसके साथ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मुझे अभी याद आया, मृदुला गर्ग ने जिस तरह से भाषा को तोड़ा है, जैसे उसका चित्तकोबरा उपन्यास है, और उपन्यास में जिस तरह की शब्दावली का, जिस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, कोई पुरुष लेखक नहीं कर सकता। भाषा में इन्होंने जो और सिंबॉलिक ये उनकी चर्चा का केंद्र बिंदु है। चर्चा के नहीं, और ये विवादास्पद भी रहा है। मैं इसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। हाँ, भाषा में ऐसे उन्हें महत्वपूर्ण मानता डॉक्टर साहब भाषा में उन्हें सिंबॉलिक ऑर्डर तोड़ना था। उन्हें अपने ही धरातल पर आकर के अपनी पीड़ा को खुद स्वर देना था। बिल्कुल, बिल्कुल पुरुष ठीक उसके कहा। साथ न्याय नहीं कर सकता था। बिल्कुल डॉक्टर ठीक। अजय शर्मा, आप स्वयं पात्रों को जीते हैं, तो जब आप नारी पात्र को चित्रित करते हैं अपने उपन्यासों में या दूसरे उपन्यासों में नारी पात्रों को पढ़ते हैं, तो आपके मन में क्या एक भाषा को लेकर के ये स्थिति उत्पन्न होती है? इनके एक उपन्यास की मैं बात करना चाहूँगा। वो कोरोना पर उपन्यास है। जी पत्नी अपने पति घर आ गया है। पत्नी जो दाम्पत्य संबंध है उनकी गरिमा उसमें झलकती है। वो पति के लिए एक कला कमरा निश्चित करवाती है। पति के लिए उसके जो लिखने की सामग्री है वो वहाँ उपलब्ध करती है। पति लेखक है उसमें, उपन्यास में उसकी सामग्री उपलब्ध करवाती है और एक डिस्टेंस से पूरी सेवा करती है। और कर्तव्यनिष्ठ स्त्री का अगर रूप आपने देखना हो तो उस उपन्यास में अजय जी के उस उपन्यास में है। चलिए, और अब आप मैं अब बात करता हूँ अपने उपन्यास की। आपने मेरे उपन्यास के बारे में पूछा, तो मैंने एक उपन्यास लिखा, उसका नाम है कुमुदनी। तो कुमुदनी एक महिला का ही नाम है। कुमुदनी उसमें डॉक्टर है और वो IVF डॉक्टर है, जिसे हम देसी भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो वो एक तरह से वो ना लड़की महिलाओं को गाइड करती है। वो एक नारी की पराकाष्ठा है कि वो कैसे, जो संभव नहीं था, माँ बनना संभव नहीं था कई लोगों के लिए, कई स्त्रियों के लिए, लेकिन वो IVF के माध्यम से कई महिलाओं को माँ बनाती है, गर्भवती करती है। तो ये उस उपन्यास में दर्शाया गया। एक नई पीढ़ी के लिए एक गाइडेंस है। ये नारी चिंतन का एक अलग परिप्रेक्ष्य है। तो हम देखते हैं कि जो आज की हम नारी चिंतन की विभिन्न दिशाएं तय हो रही हैं, उसमें आक्रोश है, विद्रोह है, स्वतंत्रता की चाह है, अस्मिता के लिए काम कर रहे हैं, और देह का सम्मान है। वो स्वयं को पुरुष की दृष्टि से तो देखती हैं, लेकिन वो ये भी चाहती हैं कि पुरुष हमें हमारी दृष्टि से भी देखे। बिल्कुल ठीक। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक हैसियत भी वो चाहती हैं। तो
रश्मि भारद्वाज की ये पंक्तियां मुझे बरबस याद आती हैं कि आत्मा को भी प्रेम का स्पर्श चाहिए, ये लिखते हुए सोचती हूँ किताबों ने हमेशा इसे विपरीत क्रम में रखा है, साथ में होना प्रेम में होने से अधिक जरूर है। गुजराल साहब ये जो साथ है, हाँ, मोटी बात तो यही है ये कि समता मूलक चिंतन है। बिल्कुल साथ बिल्कुल का। मोटी बात तो ये है प्रेम कि कहीं दूर रह जाता है। व्यवहारिक जगत में जो स्त्री पुरुष संबंधों की भंगिमा है, इसमें स्त्री साथ चाहती है, सहचार चाहती है। आज बिल्कुल स्त्री यही ये कहने चाहती जा रहा था मैं। है कि उसकी भूमिका को परिवार में समझा जाए, जी, वह भी परिवार की एक जिंदा जागृत स्त्री है, बहुत बढ़िया। वो पढ़ी लिखी है, इंसान है। दूरंदेश है और अपने घर का अच्छी तरह संचालन कर रही है। तो पुरुष उसकी बातें को भी माने, को परिवार में प्रजातंत्र हो, गुजराल साहब, बात तो परिवार में यही है प्रजातंत्र कि स्थापित हो, केवल- ये स्त्री की बड़ी चाहना है। मतलब स्त्री की चाहना यही है कि उसको समान समझा जाए, पुरुष के बराबर समझा जाए। बिल्कुल, वो बिल्कुल। बातें तो समान हम अधिकार मिले। सैद्धांतिक दृष्टि बिल्कुल, से तो हम ये यही बात है। करते हैं, बिल्कुल। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि में व्यवहारिक नहीं दृष्टि से होता। बात तो तो वो वो यही यही चाहती है कि व्यवहारिक दृष्टि से ये बात हो। बिल्कुल मैं बिल्कुल समझता हूँ ये सही कह सबसे रहे हैं। महत्वपूर्ण बात। बिल्कुल तो 21वीं सदी की जो स्त्री है, वह उसका उसकी जो रचना धर्मिता है, वह नव आलोक से प्रकाशित है, इतना तो हम मानते ही हैं। तो आज जो पठनीयता का संकट हम देख रहे हैं, उसका आज जब स्त्री को एक दिशा मिलनी चाहिए, तो जितना अगर हम इन लेखिकाओं को पढ़ेंगे, मैं ये कहना चाहूँगा आज इस मंच से भी कि आजकल की जो नारी है, उसको भी पठनीयता की तरफ ध्यान देना चाहिए। नारी का चिंतन बहुत गहन है। जिन भी लेखिकाओं की, जिन भी कवित्रियों की हमने बात की, या नारी चिंतकों की हमने बात की, उन सब के रचनाओं में उनके लिए दिशा बोध है। बिल्कुल ठीक है सुरेश जी। बात ये है कि आज कोई पत्रिका ऐसी नहीं है, कोई समाचार पत्र ऐसा नहीं है जिसमें नारी विमर्श की बात ना होती हो और नारी के समान अधिकार की बात ना होती हो। तो इस चीज को देखने की आवश्यकता है। अरे स्त्री विशेषांक निकल रहे हैं, पत्रिकाओं के निकले हैं, सभी की पत्रिकाओं के बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, वो सुभद्रा कुमारी चौहान ने तो पहले लिख दिया था, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली हाँ, है। कब से वो बात चली आ रही, देखिए 1857 का एक ही कविता ने उनको अमर कर दिया उनको, एक कविता ने। बिल्कुल। तो आज इस परिचर्चा का विषय रहा कि साहित्य में, हिंदी साहित्य में नारी चिंतन। तो आप सबका इस स्टूडियो में पधारने पर, अपने अमूल्य विचार देने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। परिमल कार्यक्रम में अभी आप एक परिचर्चा सुन रहे थे। इस परिचर्चा में भाग ले रहे थे डॉक्टर राजेंद्र तोकी, डॉक्टर सुरेश नायक, डॉक्टर अजय शर्मा व डॉक्टर तरसेम गुजराल। इसी के साथ परिमल का यह अंक समाप्त होता है। पेशकश सोहन कुमार।